हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये एस्टेट के एग्ज़ामिनेशन का सामाजिक अध्ययन का मैं आपको प्रश्न और उसका आंसर बता रही हूं। और आज जो आप देखेंगे ये 16 सितंबर के शिफ्ट 1 का है और मैं प्रयास करूंगी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दो क्वेश्चंस जो है दो सब्जेक्ट का इस वीडियो में शामिल करने का, क्योंकि हमें अभी सामाजिक अध्ययन का सारे शिफ्ट का हमें इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है, इसीलिए मैंने दो सोचा है। तो कल जो मैंने डाला था, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किया हुआ था और वो कमेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने उसके अनुसार ये वीडियो बनाया है। उसमें ये कमेंट्स था कि मैम जो आंसर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से आप उसी आंसर से बताइए। इससे क्या होगा कि फिर बाद में हम लोगों को ये पता चल जाएगा आपके वीडियो के थ्रू कि कौन सा प्रश्न का उत्तर गलत है, कौन सा सही है। हमें समय मिल जाएगा इसको चेक करने का, उसके बाद फिर आसानी से हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे भी ये बात पसंद आई, इसीलिए जो आंसर उपलब्ध कराया गया है उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। आप भी देखिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, जिससे कि आपको क्लेम करने में आसानी हो। एक बार क्लेम करने का मौका आपको दिया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर है आपका मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, मेलुहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो इसमें जो आपका आंसर दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण फसलें गेहूँ और जौ। और हम लोगों ने भी ये पढ़ा है आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि काफ़ी गलत आंसर दिया गया है, तो आप लोग भी अनुमान करके मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? तो ये था आपका लोथल। और हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन नगरों पर व्यापारियों का अल्पतंत्र शासन करता था। तो हम लोगों ने अभी तक में 5 प्रश्न देखा है और 5 प्रश्नों के उत्तर अभी तक में एक भी गलत नहीं है, जैसा कि आपको भी पता है। देखिएगा कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये 16 सितंबर का शिफ्ट 1 का एग्जाम है, जो कि आप लोग कह रहे थे काफ़ी ऊंचे लेवल का पूछा गया है। आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल मिला जुला कर पूछा गया है। और जब हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे उसमें इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, लेकिन आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे, ये प्रैक्टिस सेट मत बताइए, वो मत बताइए। फिर भी प्रश्न बिल्कुल अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके का पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ही सत्यमेव जयते उपनिषद का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो ये है आपका उपनिषद। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वो अपराध कौन सा है? तो इसमें दिया हुआ है पशु चोरी। उस समय हत्या अपहरण ये सब नहीं था, पशु चोरी का ही ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में किन लोगों को पनी विशेषण से अभिहित किया जाता था? पनी किसको कहा जाता था वैदिक काल में? और ये सब मैंने एक क्लास लिया है, ये सब मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग पुराने हैं तो वो समझ रहे हैं। जो व्यापार को नियंत्रित करते थे उनके लिए पनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ था? तो ये है आपका शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने राजधानी को स्थायी रूप से गिरिब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? अब हिंदी में यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है और इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया गया है, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें समझना है। तो अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिएगा। ये आपके 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, जिसका कि मैं आपके सामने में रख रही हूँ। अब मैंने कहा 11 नंबर में ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ ABCD दिया है, अजातशत्रु, काल अशोका, मुंडा और शिशुंगा। अब यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है आंसर शीट में, उसमें लिखा गया है कि रॉन्ग ऑप्शन, यानी एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो। तो यहाँ पर इसमें भी कन्फ्यूजन एक है। इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा, ताकि अगर आपको लगता है कि आपका नंबर अधिक से अधिक आ रहा है या फिर 1-2 नंबर के लिए आप कभी कहीं पीछे हट रहे हैं, तो ये सब प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, घोषिताराम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित था? तो ये है आपका कौशाम्बी। अगला प्रश्न है आपका, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ था? ये है आपका भागवत संप्रदाय। 14 नंबर है, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? ये है बुद्ध घोष। अगला प्रश्न है, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत कौन थे? तो ये ऑप्शन इसमें है संबुधि विजय। अगला प्रश्न है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? और ये रिसेंट में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में इसको पढ़ा था, हमको याद है, आप लोगों को मैंने ये बताया था। और इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? इसको भी आपने कई बार पढ़ा है और ये प्राकृत था। अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है? कौन से शिलालेख में? तो यह है रुम्मिनदेही शिलालेख में कराधान का उल्लेख। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो ये सब तो आप समझ ही सकते हैं, कोई 9th 10th लेवल का नहीं है, थोड़ा ऊपर लेवल का तो ये सब प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, ये 137 वर्ष तक रहा था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो ये धातु है आपका चांदी और तांबा। तांबा भी आपसे पूछा जा सकता है और ताम्र भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 21 है, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे? तो ये है आपका लकड़ी से। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको हमने देखा है। हालांकि बिहार बोर्ड में इतना वर्णित इसका ये मौर्य काल वगैरह का वर्णन है, लेकिन एनसीईआरटी का जो अन्यंत्र आता है उसमें थोड़ा विशेष करके इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र, यानी कि अशोक के शिलालेखों में जिस पुत्र का वर्णन किया गया वो कौन है? तो तिबल। ये तिबल इसमें दिया हुआ है। केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता है? केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय, राज्य में कितनी आय है या फिर राजस्व पर जो नियंत्रण का प्रभार होता है, किस अधिकारी के पास होता है? तो ये है आपका समाहर्ता के पास होता है। अगला प्रश्न है आपका, अशोक का धर्म मूलतः था एक सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण, लेकिन कई लोग इसमें कहेंगे कि आध्यात्मिक और धार्मिक अवधारणा थी। अशोक का धर्म तो धर्म से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें यह भी है सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। इस पर आप लोग अपना विचार दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? यानी चीनी के जो लोग थे वो भारत को किस नाम से जानते थे? तो यह है ताहिया। और निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित किए जाने का प्रभाव मिलता है? बाद में उनको देवता के रूप में पूजा जाने लगा, लेकिन कहता है कि जो नीचे में आपका शैली दिया गया है उसमें से बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित करने का प्रमाण किस शैली में मिलता है? तो यह है आपका गांधार शैली में। बौद्ध ग्रंथि मिलिंद पन्हो में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? ये आपने पढ़ा हुआ है और ये आपका साकल, जिसमें कि मिलिंद पन्हो के नगर का सजीव वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये आपके पेंचाओ थे। अगला प्रश्न है आपका कि संयम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? यानी जो भारत में संयम युग में अधिक से अधिक आयातित होता था, तो ये था आपका सोना और चांदी। और जो पशु पक्षी भारत से व्यापक रूप से रोम में निर्यात होता था, यानी भारत के पशु पक्षी को विस्तृत रूप से अधिक संख्या में रोम में बेचा जाता था, वो था आपका मयूर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है ये प्रश्न भी, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा चंद्र। और निम्नलिखित चंद्र की स्मृति में ये लौह स्तंभ बनाया गया था, और ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वराहमिहिर से है? तो ये है गोलापद। ये गोलापद नहीं होगा, ये होगा योग यात्रा। योग यात्रा का संबंध वराहमिहिर से है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इसमें यानी कि 3 कृति इसमें कालिदास की है, 1 कृति कालिदास की नहीं है, जो कि है 10 कुमार चरितम। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता है? उत्तर भारत के किस नगर को? तो ये है आपका वाराणसी। इन सब चीज़ों को भी आपने पढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न मुझे एनसीईआरटी का लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापारियों का
रेशम व्यापार पर एकाधिकार था, यानी किस देश के व्यापारी का सिर्फ अकेला अधिकार था रेशम व्यापार पर? तो ये व्यापारी आपके चीनी व्यापारी थे। और अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग सामान्यतः क्या कहलाता था? तो राजा के भाग को हम लोग भाग ही कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा है लेकिन एनसीईआरटी का। तो ये समझ में आ रहा है प्रश्नों को देखकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया है किसी में सिर्फ बिहार बोर्ड का पूछा है, किसी में एनसीईआरटी का। मैंने कल जो वीडियो डाला था 15 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के 9th 10th के बुक से था। और ये देखिए आपके सामने में किस प्रकार के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखिए यही प्रश्न आपको पीछे पूछा था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, और उस प्रश्न के पूछने के 20-25 प्रश्न बाद फिर यहाँ पर उसी प्रश्न का उत्तर देकर आपसे प्रश्न पूछा है। और शुरू से ही मैं जब से प्रैक्टिस सेट बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने ऐसा कहा है कि प्रश्नों में कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर प्रश्नों में छुपा हुआ रहता है। अब यही समझने वाली बात है कि एक बार सबसे पहले सारे प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। समय काफ़ी होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इसमें काफ़ी समय था, लोग पहले ही एग्ज़ाम देकर बैठे हुए रहते हैं। तो एक बार एकदम स्थिर से सारे प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। यहाँ देखिए 2 नंबर तो आपका यहीं पर हो जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा, जिनमें दूसरा स्थान किसका था? महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नों को बदला है। दूसरा स्थान किसान का था। 9वीं शताब्दी का मेधातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? इस प्रश्न का उत्तर है आपका नारद स्मृति। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? यानी 3 स्थान पर किया था, एक स्थान पर नहीं किया था, जो कि है आपका काशी। काशी में नहीं किया था, बाकी कांची, केदारनाथ, पुरी में उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान प्रदान किए जाते हैं? शैक्षणिक प्रयोजन के लिए किस प्रकार की भूमि थी? यह है ब्रह्मदय। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? सल्तनत काल की बात की जा रही है, तो ये था आपका गजी। इस प्रकार की संज्ञा या नाम का प्रयोग किया जाता था भूमि की पैमाइश के लिए। पैमाइश यानी कि आप ये समझ लीजिए मेजरमेंट। अगर हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश भी सामने में है। और गजी यानी जिसको कि हम लोग गज कहते हैं। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की? तो ये सब तो बिल्कुल हाई लेवल का प्रश्न है, समझने वाली बात है, देखकर ही नज़र आ रहा है। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक था। मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? तो ये था आपके शैव संप्रदाय का। और बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को, तराफ या अतराफ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? विजयनगर साम्राज्य का ये मृदंगम। और विद्वान था वह मुस्लिम लेखक कौन था? जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था। और आपने अगर प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो उसमें इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था, जो कि है अलबरूनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? तो ये हैं आपके वल्लभाचार्य। भूमि के उत्पाद में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था? इसका आंसर है आपका 25% होता था मराठा राज्य का हिस्सा। और अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग-रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? तो ये प्रश्न है आपका रानी लक्ष्मीबाई को, इनको बताया था। और आखिरी प्रश्न इसमें है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये है आपका, इसमें दिया हुआ है इंडियन ओपिनियन। अब आपको समझना ये है कि मैंने उसी उत्तर को बताया है, उसी आंसर को बताया है जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है। अब इसमें एक चीज़ आपने समझ लिया कि प्रश्न नंबर 11 जो आपने देखा उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि रॉन्ग ऑप्शन, यानी एक भी ऑप्शन उसमें सही नहीं है। तब वो कैसे एडजस्ट करते हैं, ये तो टोटल आपका 49 प्रश्न ही गिना जाएगा। आपको अब इसमें ये देखना है कि कौन सा सही है। मैक्सिमम तो सही ही नज़र आया, क्योंकि जब उन्होंने इतना ध्यान दिया है कि एक रॉन्ग आंसर, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं था तो उसको रॉन्ग ऑप्शन लिखा है। तो मुझे लगता है सबका सब सही है। अगर कोई ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया है, आप लोग बताइए इसको देखकर आराम से, और अपने पास इसको लिखकर तैयार रखिए कि कितना क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि एक मौका आपको मिलेगा क्लेम करने के लिए। 16 सितंबर के शिफ्ट 1 के जिन्होंने 8 से 10:30 के बीच एग्ज़ाम दिया है सामाजिक अध्ययन का, तो ये आपने शिफ्ट 1 का हिस्ट्री का 50 प्रश्न देखा। अब जो अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में शिफ्ट 1 का ही 16 सितंबर का पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? यानी कि लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, लोक चुनावों में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? देखिए, ये आपके अब आ गया है बिहार बोर्ड 10th का, इसमें आपने इसको पढ़ा है, ये बिहार बोर्ड का प्रश्न है। यानी कि मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस, अभी तीसरे प्रश्न को हमने देखा है, पॉलिटिकल साइंस में ऐसा लग रहा है कि बिहार बोर्ड से पूछा गया है और ये दल बदल वाला आपने पढ़ा था, जिसका कि आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए जिस राज्य में सबसे अधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा है? और इसको भी आपने पढ़ा हुआ है और ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। क्या कह रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है, और महिला के लिए कहा जाता है कि महिला के लिए आपने पढ़ा है बिहार में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? भारत का जो सर्वेक्षण है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर। ये आपके बुक में आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ है, ये जीके टाइप का पूछा है। 7 नंबर आप देखेंगे, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ये आपने पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ये सब बताया है। तो 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो ये कहने वाले हैं हर्बर्ट मोरिसन। अब हो सकता है कि इस तरह से उन्होंने प्रश्न सेट किया है कि अब कैंडिडेट ये भी क्लेम नहीं कर सकता है कि आपने 9th 10th से बाहर पूछा है। इस बार सरकार ने ही स्टूडेंट के साथ गेम खेला है, आप लोग इस बात को बेहतर समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात मैक्सिमम 42वें संविधान संशोधन में कहा जाता है। और भारतीय संविधान के प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो यह है अनुच्छेद 111। प्रश्न नंबर 11 है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचक आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये सभी प्रश्न किसकी नियुक्ति कौन करता है और किसे कौन हटा सकता है, ये सब प्रश्न तो आपको याद करने होंगे और बिल्कुल मैं प्रयासरत हूँ इन सारी चीज़ों को एक बार आपको ज़रूर समझाऊंगी। एक बार पहले क्वेश्चन आंसर मिला लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, हिंदी वाला अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन है आपका दोपहर 13 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो थोड़ा सा इंग्लिश में आप अगर देखते हैं तो 12 नून टू 1 PM, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लगाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल जी के टाइप का प्रश्न, ये थे आपके PN भगवती। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में है? समवर्ती, परावर्ती, ये राज्य सूची, ये सब मैंने आपको सूची भी डिटेल में पढ़ाया है और ये भी पॉलिटिकल साइंस लगभग 9th 10th से ही पूछा गया है। मैक्सिमम प्रश्न अभी तक जो आपने सामना किया है 10th का है। तो ये है आपका कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये है आपका शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 है। और लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या है? तो एक इसका आंसर आप देख लीजिएगा, यह है आपका कुल सदस्य का 1/10वां भाग ही, जिसको हम लोग कोरम भी कहते हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऐसा कौन सा संशोधन या अधिनियम है जिसे मिनी संविधान माना जाता है, यानी कि मैक्सिमम संशोधन उस अधिनियम में हुआ है, उस एक्ट में या उस अनुच्छेद में हुआ है
प्रस्तावना को लेकर, संविधान की प्रस्तावना को लेकर। तो ये आपका है 42वां, जिसको कि हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो अध्याय कौन सा है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। और देखिए कि एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद है तो बस अनुच्छेद ही है, 42वां संविधान संशोधन है तो सिर्फ वही है। आप देख ही रहे हैं प्रश्न के प्रकार को। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति, तो जब राष्ट्रपति की बात आए तो हालांकि 352 में उनके बारे में विस्तृत है, लेकिन ये वित्तीय आपात की है तो इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 360। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? पहले वो मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ये जस्टिस एस हिदायतुल्ला हैं। अगला प्रश्न है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? तो इसमें दिया है सर्वोच्च न्यायालय हैं। संविधान के व्याख्याकार भी हैं वो और संरक्षक भी हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, अभी तक जितना भी है। और ये निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा, यानी किस वर्ष के बाद फिर से जनगणना होगा? उसी समय 1971 में ही कुछ विशेष वर्षों के लिए इसको सेव कर लिया गया था, उसके बाद ही कोई परिवर्तन हो सकता है। और ये सब चीज़ आपने पढ़ा है तो पॉलिटिकल साइंस तो लगभग मिलता जुलता नज़र आ रहा है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है आपका 2026 के बाद फिर लोकसभा में जो सीटें हैं इस पर कुछ परिवर्तन हो सकता है, मंथन हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो महाभारत का महान्यायवादी, राज्य का राज्यपाल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सबका, उपरोक्त में से सभी का। और ये सब आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया है। अगला प्रश्न है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी भी विषय के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से कौन परामर्श ले सकता है? तो ये हैं आपके राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है कार्यपालिका शक्ति। वास्तविक, भारत के प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति, यानी नियुक्ति और जिसको आप कहते हैं हटाना, पदच्युति की को विवेचित किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 75। ये आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद के अंतर्गत जितने भी पद आते हैं अनुच्छेद 75 में उनकी नियुक्ति और उनके पदच्युत को लेकर वर्णन किया गया है। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो उच्च न्यायालय है, 4 आपका दिया हुआ है राज्य, उसमें से किसका अधिकार है? तो यह है आपका कलकत्ता। और किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो 154। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत होता है। और भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये हैं आपके अटॉर्नी जनरल। ये सब आपने प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया है। और ये जितने भी नियुक्ति और पदच्युति को लेकर प्रश्न है सब आप लोगों को एक एक करके सभी प्रश्नों का आप लोगों से सभी प्रकार के टॉपिक का सामना करवाएंगे। चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हर दिन प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। बस धीरे धीरे एक चीज़ कंप्लीट हो फिर दूसरे को शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है भारतीय संसद की संप्रभुता। अगला प्रश्न है किसने नारा दिया था नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? ये भी आपने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस ने। और निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण अनुसार किया जाना चाहिए? तो ये कहने वाले थे आपके अब्राहम मैस्लो ने। प्रश्न है आपका राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सब प्रैक्टिस सेट का है। अब तो ऐसा लगने लगा है कहीं प्रैक्टिस सेट से ही तो क्वेश्चंस नहीं सेट कर दिया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का लगभग सही है 16 तारीख के एग्जाम का। 34 नंबर में आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, कौन सा अधिकार है?
तो यह है आपका वैधानिक अधिकार। और प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो ये अटॉर्नी जनरल प्रोटेम स्पीकर सब मैंने बताया है। तो सदस्यों को शपथ दिलाना, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, स्थानापन्न रूप से कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं। तो आप बताइए, इसमें प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। आप इस पर कमेंट्स करिएगा क्या ये सही है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो ये है आपका प्रश्नकाल। ये ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो प्रश्नकाल के क्षेत्र को सीमित किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, और ये हैं आपके भारत के महान न्यायवादी। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो यह है 15 जून 2005 को। इस डेट को संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सूचना अधिकार अधिनियम ये भी आपने 10th के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। और फिर 41 नंबर आप प्रश्न देखेंगे कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है, तो ना ही भाग 4 में है, न 22 भाग है टोटल, ना ही भाग 4 में है, ना ही 10 में है, ना ही 11 में है, ना ही 12 में है, यानी कि इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, ये भी आपने पढ़ा है, एकदम आराम से पढ़ा है। तो ये आपका हो जाएगा 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाती है। और निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है, तो यह है आपका इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये आपका यह एक संवैधानिक संस्था है, राज्य वित्त आयोग। नीति आयोग नहीं है लेकिन राज्य वित्त आयोग है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो यह है आपका अनुच्छेद 51। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो केशवानंद भारतीवाद ने किया है 1973 ईस्वी में। नंबर 49 है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो इसका आंसर है 1 वर्ष। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित जो भी प्रस्ताव है कितने समय के बाद वो प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो वो 1 वर्ष के बाद। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये है अनुच्छेद 253। यहाँ पर मैंने किसी भी चीज़ को डिटेल में नहीं समझाया, मैंने पहले कहा था 2 टॉपिक को एक बार पहले आप लोग प्रश्न उत्तर मिला लीजिए। देखिए पॉलिटिकल साइंस को देखकर तो ऐसा लगा कि चलिए 9th 10th से मिलता जुलता पूछा गया है, लेकिन ये परेशानी है कि इन्होंने जो भी प्रश्न सेट किया है काफ़ी हड़बड़ाहट से और काफ़ी ये सूझबूझ के साथ कि अभ्यर्थी को परेशान किया जाए। आपने भी देखा हिस्ट्री में आपका एक ऑप्शन रॉन्ग, फिर आपने देखा पॉलिटिकल साइंस में एक ऑप्शन रॉन्ग, लेकिन जब आप और भी प्रश्न देखेंगे और भी आप जब प्रश्नों का सामना करेंगे तो आपको ऐसे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें कि उन्होंने ऑप्शन रॉन्ग दिया है। इसका मतलब ये है कि हड़बड़ाहट में आपने प्रश्न सेट किया है अभ्यर्थी को परेशान करने के लिए। इसमें भी देखिए अब आगे क्या होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी मदद मिला होगा। तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ आप लोगों को एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराने का। तो आप लोगों ने अगर मिला लिया है तो अब आप लोगों को ये अनुमान हो गया होगा कि आपने कितना सही कितना गलत किया है। मैंने अनिवार्य प्रश्न पत्र से जो भी रीजनिंग पूछे गए हैं उसको भी मैं बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूँगी। थोड़ा समय दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।